मुझे पता था कि ये कांटों भरा रास्ता है और ये मुझे अकेले तय करना है। जाहिर सी बात है कि बंगाल पर बनी हुई फिल्म बंगाल में रिलीज़ नहीं हो पाई, उसका रीज़न पूरा देश जानता है कि जो बंगाल का दर्द है, जो चीज़ें हैं, वो तकलीफ़ है, वो 1% तो लोगों तक पहुँचाऊँ। और वहाँ ताकत मिली जहाँ जंगलों से हम गुजरते थे। सुंदरवन आप लोग सब जानते हैं कि वहाँ टाइगर्स और पता नहीं क्या क्या जानवर जो हम पे शिकार भी कर सकते थे। और वो जो स्थिति बनी वहाँ पर कि मुझे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, और वो डिप्रेशन, वो फीलिंग्स जो दिमाग में थी, जो चीज़ें थी, जो द्वंद्व था, अगर मरना है तो वीर गति हो, लिंचिंग ना हो कि बिना वजह मौत हो जाए। जाहिर सी बात है ये तानाशाही, ये चीज़ें, इतना तानाशाही और इतना तो सीपीएम के ज़माने में नहीं था, कम्युनिस्ट के ज़माने में नहीं था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त पश्चिम बंगाल सुर्खियों में है क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सब देख रहे हैं, लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल में हुआ क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। और यही सब बताने के लिए एक फिल्म आ रही है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। जी हां, अब द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर सनोज मिश्रा और एक्शन डायरेक्शन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सनोज जी, पहला सवाल यही है मेरा कि इतनी हिम्मत कहां से आई कि ममता बनर्जी के राज पर लेकर इतनी बड़ी फिल्म बना दी जाए? दरअसल बात हिम्मत की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। तो मुझे लगा कि जैसे मैं एक भारत का नागरिक हूं और बंगाल हमारा एक हिस्सा है, हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी, किसी कारणवश मैंने 15 साल के बाद मेरा जाना हुआ, उसके पहले मैं वहाँ पर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर कई सारी बांग्ला फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ। जब मैं वहाँ पर गया और जब मैंने कुछ चीज़ें ऐसी मुझे लगी कि मुझे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी, जैसे एक गाँव था विशेष तौर पर जहाँ पर सुनने में आया था कि वहाँ पर रात में औरतों को उठा लिया जाता है और दिन में उनको फिर लाके वापस कर दिया जाता है। उस जगह को जब मैंने देखा सबसे पहली बार और वहाँ में समझने की कोशिश की कि वहाँ का क्या है और परिस्थितियाँ कैसी होंगी जहाँ पर वो औरतें और वो परिवार सर्वाइव करते होंगे, जहाँ पर रात भर किसी और के साथ रहकर जो औरतें आती हैं उनके घर के लोग कैसे उनको एडजस्ट करते होंगे। उसके साथ साथ जो घुसपैठी आ रहे हैं, आज किसी भी छोटे से छोटे शहर में भी आप चले जाइए तो वहाँ भी आपको घुसपैठी कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको मिल जाएंगे। तो वो सारा कुछ रास्ता जो है बंगाल से होकर गुजरता है। मुझे लगा कि बंगाल की जो तानाशाह सरकार है, जिस तरह से वहाँ पर तानाशाही की जाती है, जिस तरह से गुंडागर्दी की जाती है, और जहाँ पर एक कोई 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी इस विषय पर नहीं बना पाया, तो मुझे लगा कि ये चैलेंज मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। एक एज ए मीडिया पर्सन होने के नाते, एक फिल्मकार होने के नाते, एक लेखक होने के नाते मैंने आवाज़ बुलंद करने के लिए ठान ली। और मुझे पता था कि ये कांटों भरा रास्ता है और ये मुझे अकेले तय करना है। लिहाजा मैं फिर 3 साल पहले इसके रिसर्च, इस पे काम करने के लिए, इस पे स्टोरी पे वर्क करने के लिए मैं निकल पड़ा। और आज ये है कि 30 अगस्त को फिल्म रिलीज़ होकर पूरे देश में लोग इसको पसंद कर रहे हैं। लगातार हमारे सिनेमा हॉल और ऑडियंस बढ़ती चली जा रही है। तो जब आपने पहली बार फिल्म लिखना शुरू किया जी, तब आपने ये नहीं सोचा कि ऐसे विषय पर फिल्म करने जा रहा हूँ जिसको लेकर विवाद भी होगा, हाँ, नुकसान, आरोप भी लगेंगे कि एक सरकार को आप इस तरीके से दिखा रहे हैं, एक सरकार का पक्ष ले रहे हैं, हाँ जी, कमाई में भी अंतर आ जाएगा, डर नहीं था? जी जी, देखिए, जहाँ तक आरोप की बात है तो आज पूरा देश बंगाल को देख रहा है कि वहाँ पर क्या हालात हैं, वहाँ पे किस हद तक तानाशाही है, वहाँ पर किस तरह से घुसपैठिए आकर वहाँ से पूरे देश में फैल रहे हैं, किस तरह से उन्होंने बंगाल में अपना कब्जा जमा लिया है और किस तरह से उन्हें एक वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है, बस ये कि कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि डर है, दहशत है। और डर, दहशत हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है। अब जैसे आपने कहा कि फिल्म में आर्थिक नुकसान, जब फिल्म बनना ही शुरू हुई थी उसी समय बंगाल पुलिस ने जब केस किया तो हमारे जो इन्वेस्टर थे, क्योंकि बहुत पैसा लगता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं फिल्म बनने में, सारे इन्वेस्टर भाग गए। और ये था कि फिल्म अब पुलिस केस हो गया है, फिल्म रिलीज नहीं होगी, लिहाजा इसमें पैसे डालकर कोई फायदा नहीं। तो सरकार ने एक तरह से फिल्म को वहीं पर ख़त्म करने की कोशिश की जहां पर वो शुरू हो रही थी। उसके बावजूद भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। मैंने और हमारे यामीन खान सर ने, हम दोनों लोगों ने मिलकर कैसे कैसे जतन करके छोटे छोटे अमाउंट इकट्ठा करके 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे करके फिल्म को तैयार किया, खड़ा किया। और जब हम फिल्म रिलीज़ करने पर आए तो वही बात हुई जैसे कि होना था, फिर से वही पुलिस केस, वही चीज़ें, वही दंगा, वही लड़ाई झगड़े, फंसाना, किसी तरह से उल्टे सीधे केस में डाल देना। और जाहिर सी बात है कि बंगाल पर बनी हुई फिल्म
बंगाल में रिलीज़ नहीं हो पाई, उसका रीज़न पूरा देश जानता है। बंगाल में फिल्म वो रिलीज़ नहीं होती जो केरल पर बनती है, बंगाल में वो फिल्म रिलीज़ नहीं होती है जो कश्मीर पर बनती है। तो बंगाल की बनी हुई फिल्म बंगाल पे कैसे रिलीज़ हो सकती थी? क्योंकि वहाँ के सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सिनेमा हॉल के मालिक सब डरे हुए थे, भैया किसी को अपने घर में आग नहीं लगवानी है, किसी को अपने बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटवानी है। लिहाजा उन्होंने हमारी फिल्म से दूरी बना ली, और बंगाल की जो तानाशाह सरकार है उसके लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए फिल्म का रिलीज ना होना एक बहुत बड़ा काला दिन है। मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल यामिन जी, आपने एक्शन डायरेक्टर हैं आप इस फिल्म के, तो क्या चुनौतियां थी आपके लिए इस फिल्म में? पहले तो सभी को नमस्कार। और मैं चुनौतियों की अगर बात करेंगे हम लोग, तो चुनौतियाँ तो बहुत सारी थी, क्योंकि इतनी चुनौतियाँ थी कि हम जो प्लानिंग करके गए थे वो हम पूरा नहीं कर पाए थे। हम लोगों ने, जैसे अब मैं एक छोटा सा मैं दूंगा, क्योंकि ये मेरी डेब्यू फिल्म है और इसमें मुझे जो ब्रेक दिया है वो सनोज मिश्रा जी ने दिया है। मैं वैसे इंटरनेशनल कोच हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कोच हूँ मैं स्पोर्ट्स से, मार्शल आर्ट्स में। और मैं इस फिल्म में एक चुनौती यूँ स्वीकार की कि इनको देख के मुझे बड़ी ताकत आई, और वहाँ ताकत मिली जहाँ जंगलों से हम गुजरते थे। सुंदरवन आप लोग सब जानते हैं कि वहाँ टाइगर्स और पता नहीं क्या क्या जानवर जो हम पे शिकार भी कर सकते थे। पूरा यूनिट जो मतलब खाना बनाने से वालों से लेके और हमारे डायरेक्टर तक और बड़े जो सब लोग थे उन तक हमें फिट रहना जरूरी था। तो सबसे पहले हमारे लिए चैलेंज था कि हम मॉर्निंग में मैं इनको 4 बजे से पहले उठा देता था सभी को, और 1 घंटा 1.5 घंटा इनको एक्सरसाइज कराते थे हम लोग सब मिलके। तो फिट भी इसलिए थे, उसका मजा शाम तक करने का और था। और जंगलों से गुजरना, उस जंगलों से गुजरना, छुप छुप के काम करना, और कहीं जैसे मान ले कहीं अगर हम आवाज साउंड का कोई काम कर रहे हैं तो साइलेंट करें ताकि एक आवाज ना आए बाहर। तो ऐसे भी चुनौती हमारे सामने आई है, और बहुत खुशी होती है कि मुझे ऐसे चैलेंज, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन हैं, हमें चैलेंज स्वीकार होते हैं, एक फाइटर है, तो लड़ना हमें बचपन से आता है कि चाहे वो रिंग की फाइट है चाहे वो जिंदगी की फाइट है। तो वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर मिश्रा जी जैसे डायरेक्टर हमारे साथ इतना हौसला रखते हैं, जो कोई भी डायरेक्टर कहीं ऐसे खतरे में मोल नहीं ले सकता, वो तो हमसे ही बड़े खिलाड़ी हैं। तो हमें उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं फ्यूचर में भी यही उम्मीद करूंगा। रही दूसरी बात, सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। एक इसमें एक प्रेरणा के साथ साथ एक ऐसा हमें वो मिलेगा सबक, मोटिवेशन से सारी फिल्म के अंदर, अगर कोई समझदार से समझे इसको। नहीं तो आपको पता है कि आजकल पॉलिटिक्स और राजनीति में हम लोग तो पीछे जाते हैं, स्पोर्ट्समैन तो ऐसे पीछते हैं। आज मैं पहली बार बता रहा हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली होते हुए हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, वो भी इस चीज का शिकार हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। सनोज जी, कहानी की शुरुआत क्या है, जी पे बेस्ड है पूरी कहानी, वो तो हमें हाँ, ट्रेलर देख के समझ जी, थोड़ा बहुत आया, जी। लेकिन आप जो कुछ बता सके, बाकी तो फिल्म में जाकर दरअसल थिएटर में देख रहे हैं। कहानी की जहाँ तक हम बात करेंगे पांडे जी, तो कहानी में हमने कोई काल्पनिक चीज़ पहली बात रखी नहीं। हमारे पास इतने मुद्दे थे, हमारे पास इतनी घटनाएं थी, हमारे पास इतना टॉपिक्स थे कि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस मुद्दे को उठाऊं और किसको हाइड कर दूं। क्योंकि एक फिल्म है, उसमें इतनी सारी चीज़ों को, इतना सारा क्राइम, इतना सारा पॉलिटिक्स नहीं समेटा जा सकता था। फिर तो बंगाली भी बहुत है। हाँ, फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो बंगाल का दर्द है, जो चीज़ें हैं, वो तकलीफ़ है, वो 1% तो लोगों तक पहुंचाऊं। और मैंने जो भी मेजर चीज़ें थी उनको लेकर एक रियल स्टोरी जो थी उसको मैंने अपनी फिल्म में रखा। एक लड़की की कहानी है जो बांग्लादेश में धार्मिक हिंसा का शिकार होकर भारत में शरण लेना चाहती है, और वह भारत में आती है उस रास्तों से जहाँ से घुसपैठी आते हैं। उसके बाद आने के बाद बंगाल में उसका क्या हश्र होता है, किस तरह से पॉलिटिक्स का शिकार होती है, वो किस तरह से लव जिहाद का शिकार होती है, वो सारी घटनाएं, वो वहाँ का सामाजिक स्टेटस, वो सारी चीज़ें उसके ज़रिए हमने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है अपने फिल्म में। और माध्यम रखा है कि एक एंटरटेनमेंट आपका बना रहे, आपको फिल्म देखने का एक हौसला बना रहे। और मुझे विश्वास है जितने भी ऑडियंस अभी तक देख रही है फिल्म, और किसी ने भी ऐसा कोई गलत फीडबैक नहीं दिया है, सब ने यही कहा है कि हर एक सीन दर सीन इंसान उलझता चला जाता है। एक ऐसी फिल्म पहली है जिसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि उसके जैसी है, ये फला की जैसी है, केरल स्टोरी जैसी बिल्कुल नहीं है, कश्मीर फाइल जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म की आप तुलना यही कर सकते हैं कि वो अपने जैसी है। बंगाल डायरी है तो बंगाल डायरी ही है। बिल्कुल बंगाल डायरी है। आपने कहा कि अभी तक कोई निगेटिव कमेंट्स नहीं है, जी। लेकिन जब आप फिल्म बना रहे होंगे, फोन तो आए होंगे ना धमकियों वाले कि बंद कर देने दो वाले? फ़ोन कॉल्स और थ्रेड्स जो भी फ़ोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से कुछ इतना ज़्यादा है कि अब वो मतलब स्टोर हो गया है बहुत बड़ा। और अब तो यही लगता है कि भाई कोई आके मार ही डाले तो अच्छा है, ये धमकियाँ ना दें। तो ये धमकियाँ जो है, पहले तो उससे हम लोग डरते भी थे थोड़ा सा कि यार कुछ कहीं कुछ ना हो जाए, फैमिली को कहीं कुछ ना हो जाए,
कहीं और रास्ते में कोई दुर्घटना ना कोई कुछ कर दे। लेकिन अब धीरे 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 ऐसा हैबिचुअल हो गए हैं कि ऐसा लगता है अच्छा एक और धमकी आई है क्या, बस अब इतना ही रह गया। क्योंकि धमकी देना और जान लेना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। धमकी देने वाले जान नहीं ले सकते। जब गॉड चाहेगा मेरा, जिस दिन महादेव चाहेंगे उस दिन मुझे उठा लेंगे। इसलिए मैं निडर हूँ और इसीलिए मैं इतने बोल्ड डिसीजन ले सकता हूँ लाइफ में, क्योंकि मुझे मृत्यु का भय खत्म हो चुका है मेरे अंदर। बिल्कुल। आप लेकिन बंगाल अभी हाल फिलहाल में गए जब आपके साथ हुआ क्या था? खबर आई कि गायब हो गया? दरअसल 3 सालों की मेहनत के बाद जब फिल्म रिलीज होने पर आई और उस दौरान जो पुलिस ने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया, और उसके साथ साथ हमारी यूनिट में भी, हाँ, बंगाल पुलिस ने पुराने केसेस उठा लिए, कुछ नए केसेस उठा लिए, और आईओ लगातार मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया। और बाकी जो कोर्ट में मेरा मामला था वो पेंडिंग चल रहा था, फिल्म रिलीज़ पर थी, सारा कुछ एक साथ ऐसा उस घटनाक्रम में समेट दिया गया कि मुझे फाइनली ये लगा कि मुझे जाकर बंगाल में अपने बेल कराना ही सबसे सेफ है, क्योंकि नहीं तो फिल्म भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हो जाएगी। इस सिलसिले में जब बंगाल में पहुंचा तो पता नहीं मेरे किसी यूनिट के लोगों ने, वहाँ से किसी ने किसी को खबर कर दी वहाँ पर कि फला बंदा यहाँ पर ऐसे जगह पर आया हुआ है। बिल्कुल फैक्ट है। अभी तक मैंने एक्सपोज नहीं किया था किसी चीज़ को, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं उसका नाम भी लूँगा। और वो जो स्थिति बनी वहाँ पर कि मुझे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, और वो डिप्रेशन, वो फीलिंग्स जो दिमाग में थी, जो चीज़ें थी, जो द्वंद्व था, वो इतना गहरा था कि मुझे लगा कि मैं इस फिल्म की रिलीज़ होने तक कहीं शांत स्थान में चला जाऊं, मैं हरिद्वार चला जाऊं, मैं कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां पर ना कोई थ्रेड हो, ना कोई मेल आए, ना कोई मुझे कोई फ़ोन करे, ना कोई धमकी दे, ना किसी तरह कोई टेंशन ना हो। क्योंकि 3 साल की टेंशन से इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में आ चुका था कि मुझे सारी चीज़ें एकदम उलझन लगती थी कि नहीं अब ये तो ना हो। लेकिन जो धक्का मुक्की, जो खींचा खाची वहाँ पर हुई, जाहिर सी बात है लोग जान लेने के लिए तो मुझे आए थे वहाँ पर, तो और किसी की निशानदेही पर आए थे। मैं बचा क्या, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि लोग मुझे पीछा कर रहे हैं, और मैं वहाँ से निकल भागा। क्योंकि पहले से अलर्ट भी था, ऐसा भी नहीं कि वहाँ गया हूँ तो मैं वहाँ पर घूमने के लिए गया हुआ था। मैं गया था और मुझे अपनी सुरक्षा की भी चिंता थी, जैसे हर इंसान को होती है कि कहीं अगर मरना है तो वीर गति हो, लिंचिंग ना हो कि बिना वजह मौत हो जाए। इसलिए वो वीर गति के हिसाब से मैं कर सकता था, लेकिन ये नहीं कि मैं किसी का शिकार हो जाऊं, किसी घटिया पॉलिटिक्स का शिकार हो जाऊं। इसलिए मैंने अपने आप को सेव किया और मैं बनारस आ गया शांति की तलाश में कि कुछ दिन मैं यहाँ शांति से मैं रहूँगा। तो वहाँ से मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है और हमेशा महादेव मेरा साथ देते हैं। बिल्कुल जी। नमन जी, अभी आपने बताया कि कोच हैं आप, तो तमाम स्टूडेंट भी आपके होंगे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो कौन कौन से लोग आपके पास सीखने आए अभी तक? देखिए, पहले तो मार्शल आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि लॉकडाउन के बाद लोगों को मालूम हो गया है कि एक्सरसाइज कितना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि फिट रहना, मैं तो ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री में काफ़ी सारे एक्टर हैं जो मतलब मोटिवेशंस है लोगों के लिए। आज के टाइम में तो अगर मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे एक्टर हैं जिनको मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, फिजिकली मुझे बुलाते भी हैं। सबसे मेन बेस्ट जो स्टूडेंट है मेरा राजकुमार राव है, जो कि बचपन से मेरे पास रहा, और मैं गुड़गांव है, जो बोलता भी है मेरे बारे में, बड़ा प्राउड फील होता है जब वो ये नाम लेता है, भूलता नहीं है। तो वो मेरे पास काफ़ी लंबे समय से मार्शल आर्ट्स का वो ब्लैक बेल्ट है। और शायद कम लोगों को मालूम होगा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साउथ कोरिया का जो एक हमारा गठन है कि वहीं से वर्ल्ड में ब्लैक बेल्ट जो गवर्नमेंट का मिलता है, वो उससे ब्लैक बेल्ट है। और इंटरनेशनल प्लेयर भी है साथ साथ में। मैं कहना चाहूँगा, अगर वो इंडस्ट्री में नहीं होता तो आज वो एक ओलंपियन प्लेयर होता, क्योंकि एक गुरु को पता रहता है कि भाई शिष्य में कितने क्या गुण है। आज बड़ी खुशी होती है जब वो टीवी पे या कहीं पर भी नाम लेता है, तो बहुत प्राउड फील होता है। बिल्कुल। और मुझे इस लाइन में लाने के लिए बहुत सारे ऐसे किस्से हैं लंबे लंबे। मैं मेरी फर्स्ट फिल्म में बता चुका हूँ कि इसमें सनोज जी का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने पता नहीं क्या मुझे मैंने दिखा कि मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा कि लेकिन इस फिल्म में सबसे ज्यादा टफ किसको था ट्रेन करना है? ये इस बंगाल डायरी में देखिए सभी को, क्यों देखिए टफ तो सारे ही थे, क्योंकि चैलेंज था, हम सबके लिए चैलेंज था। ये ट्रेन करने का मतलब ये है कि जैसे एक्टर है, वो भी हमारा स्टूडेंट है और पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं। और स्पेशली जो थे, जैसे मैं डायरेक्टर सर के उसमें ज़्यादा करता था, क्योंकि इनको फिट रखना जरूरी था। क्योंकि ये मतलब बोलते ना कि 24 घंटे काम करने वाला, वही सिचुएशन थी। दिन रात ये मतलब खड़े होकर काम करते थे, थकते नहीं थे। तो मुझे भी इनसे बहुत ऊर्जा मिलती थी। तो एक्सरसाइज के तौर पे मैं इनके बहुत सारे टिप्स, सेल्फ डिफेंस जैसे, मैं सभी को, तो जितने भी हमारे यूनिट के थे सबको सेल्फ डिफेंस सिखाते थे, ताकि अपनी रक्षा हम कहीं ना कहीं हर खुद सेल्फ कर सके। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा होता। चैलेंजिंग तो सर सभी के था, जितने भी हमारे आर्टिस्ट थे सबके थोड़ा बहुत ट्रेन करना जरूरी था। ठीक है। सनोज जी, कास्टिंग कैसे हुई?
कास्टिंग के लिए क्या कुछ हाँ। आपने कैसे चुना? कास्टिंग के लिए चलो मैंने पहले सोचा था कि कुछ नॉन फेस हम रखेंगे अपनी फिल्म में, लेकिन वो नॉन फेस जो जिनकी दुकानें बंद हो चुकी थी बहुत पहले, जिनको सिनेमा में कोई जानता नहीं था, वो लोग भी इस विषय पर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। जो घर में बैठे थे, जो 5-10 हज़ार रुपये लेकर कहीं भी फीता काटने चले जाते हैं, उन लोगों ने भी इस फिल्म के लिए मना कर दिया। और कई सारी बड़ी हस्तियां भी थी, उनको भी मैंने अप्रोच किया, उन्होंने भी मना कर दिया। कुछ लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ने तक का टाइम लिया, 15 दिन 20 दिन लिया, फिर उन्होंने मना कर दिया। तो ये कास्टिंग करना भी मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग था, और मैंने फिर सोचा कि मैं किसी नॉन फेस के बजाय जो मेरे किरदार में, जो मेरे कैरेक्टर को और जो मेरे सब्जेक्ट के साथ इंसाफ कर सके, ऐसे लोगों को मैं लूँ। और मैंने एक बार फिर दिमाग से सारा कुछ निकाल दिया। उसके बाद मैंने जो रियल जो हम होते उसमें हमने करीब 500 से 1000 लोगों का ऑडिशन लिया होगा, जो मैंने कभी ऑडिशन में लेता ही नहीं हूँ। लेकिन इस फिल्म को लेकर, इन चीज़ों को लेकर बहुत क्रेजी था, और उस ऑडिशन के दौरान जो चीज़ें निकल कर आई वो आज सामने हैं। लगभग सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब छोटे मोटे किरदार जो हम लोगों ने कहीं से लिए थे उनकी अलग बात है, लेकिन जो मेजर किरदार हैं उन सब ने अपनी जगह इंसाफ किया, और सब तभी एक फिल्म बनकर आ रही है जो लोगों को पसंद आ रही है। बिल्कुल। लेकिन बंगाल 3 साल आप कह रहे हैं कि आपने लगाया, तमाम केसेस हुए, बंगाल को आपने करीब से जाना भी होगा, पढ़ा भी होगा। लेकिन जो बंगाल एक वक्त रविन्द्रनाथ टैगोर का, सुभाष चंद्र बोस का, बंकिम चंद्र चटर्जी का था, बिल्कुल बिल्कुल जी, आज वो बंगाल किस हाल में है दिखता है? ये दुख और ये जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, ये हमारे पूरे देश की है। और इस पीड़ा को ही मैंने महसूस किया अंदर तक। जो जितना कल्चर्ड हमारा बंगाल था, जितना समृद्ध हमारा बंगाल था, और ख़ास तौर पर संगीत और वहाँ का विद्वता जो चीज़ें थी, और वहाँ के जो नायक महानायक हुए, उनको लेकर के आज जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं आज के सिनेरियो में कि आज का बंगाल कहाँ है, तो आज उसको गोला, बम, बारूद, नक्सलाइट और ये सिर्फ धार्मिक उन्माद, इनमें उलझ कर रह गए हैं। क्योंकि वहाँ पर एक ख़ास तरह की जो सोच आ गई है कि नहीं, वोट बैंक, एक खास किसी वर्ग को बढ़ावा देकर दूसरे को डराकर जिस तरह से राज करने की बात है, ये वो बहुत खतरनाक स्थिति में लेके जा रही है। और कल्चर मेरे ख्याल से नष्ट होता चला जा रहा है। जो बंगाल का कल्चर था, अपना जो कला संस्कृति थी, वो नष्ट हो रही है। क्योंकि वहाँ से जस्ट अपोजिट, जिनका अलग विचारधारा रखते हैं, जो लोग जिनकी अलग संस्कृति और कल्चर है, उन लोगों का ज़्यादा समावेश हो रहा है। तो इस वजह से वहाँ की चीज़ें डिस्टर्ब बहुत हो रही हैं। कल मुझे किसी ने पूछा कि अभी तो दुर्गा पूजा वहाँ मनाई जा रही है, तो मैंने कहा भाई कश्मीर में भी तो पंडित जी बोलते थे कि हम लोग सुरक्षित, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हुआ? तो आने वाले समय का खतरा है, आने वाले समय की चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। हमें बेसिकली हमें इस वक्त जागने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे बंगाल को, क्योंकि बंगाल ही सबसे ज़्यादा इस वक्त बर्निंग है, मतलब ज्वलंत मुद्दा है हमारे लिए, समाज के लिए, हमारे देश के लिए। अगर आपको जवाब देना हो तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी की तानाशाही है वहाँ? बिल्कुल है, और ये हमें क्या, हमें तो खुलेआम ही बोलता हूँ, और इसका मैं शिकार सबसे पहला मैं हूँ, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया, पूरा बंगाल शिकार है उसका। इस वजह से कि आपने देखा, 1-2 घटनाएं हो तो मैं जिक्र करूं, 50-80 घटनाएं हैं। संदेश खाली से लेकर, संदेश खाली के बारे में जब मैंने सबसे पहले एक्सपोज किया कि यहाँ पर ऐसा भी होता है, तो सबसे पहले मैं निशाने पे आ गया। बाद में वही सरकार ने बोला कि आप सरकार को, मतलब स्टेट को बदनाम करना चाहते हो। अब संदेश खाली का जब मैटर उभर कर सामने आया, तो शाहजहां शेख ने क्या किया? उसने बंगाल को बदनाम नहीं किया क्या? अभी जो डॉक्टर के साथ इतना नृशंस कांड हुआ है, उस पर भी सरकार ने उसको लिपापोती करने की, और पुलिस ने उसको भी निपटाने की कोशिश की कि किसी तरह निपट जाए मामला। अब आप सोचिए कि चुनी हुई सरकार अगर है, जो जनता के लिए काम कर रही है, तो इस तरह के जघन्य अपराध में अगर उसका हाथ है, और जघन्य अपराध करने के लिए वो अपने पुलिस को और चीज़ों को बचाने की चीज़ों, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग हैं, और उनके पार्टी के गुंडे जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। क्योंकि वही ऐसे हैं जो जाते हैं इलेक्शन बूथ कैप्चर करते हैं, वही वोट डलवाते हैं, वही शासन सत्ता चलाते हैं। तो उनका सपोर्ट करना भी सरकार की मजबूरी बनती है। जाहिर सी बात है, ये तानाशाही, ये चीज़ें, इतना तानाशाही और इतना तो सीपीएम के ज़माने में नहीं था, कम्युनिस्ट के ज़माने में नहीं था। कम्युनिस्ट ने भी इतने साल वहाँ बंगाल में राज किया है, लेकिन जिस तरह से आज वहाँ पर कल्चर, वहाँ का पॉलिटिक्स, वहाँ का सामाजिक सिस्टम जो टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, वहाँ की बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, पूरा देश वहाँ नौकरी करने जाता था पहले। बंगाल में जॉब थी, बंगाल कैपिटल था, और कम से कम 4-5 स्टेट जो लगे हुए थे, वहाँ के सारे लोग, लेबर, मजदूर, साहूकार, बिजनेसमैन, व्यापारी, सब वहाँ थे। आज की तारीख में वहाँ से विस्थापित होने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बम्बई में आप देख लो, दिल्ली में देख लो, कहीं भी शहरों में देख लो, सब बेरोजगार लोग बंगाल छोड़ कर भाग रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, डेवलपमेंट से और रोजगार से इससे कोई लेना देना है नहीं। खाली इलेक्शन के टाइम पे 500-500 रुपए बांट दो, बस यही पॉलिटिक्स है। यानी ये आपको भी लगता है कि बंगाल बहुत बदला है पहले से अब में? पहले से जैसे अभी बताया गया है ना सर ने, तो हम लोग देख के गए भी हैं,
तो पहले से तो मैं समझूंगा कि अभी जो हालत है ना वो बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि अब हम लोग सभी देखते हैं। तो लेकिन जो पहले था, जैसे वहाँ जॉब के भी वो थे और हम लोग जाते थे कि सोचते थे कि भी कोलकाता जाना हाँ। और इधर जाना, मतलब एक अंदर जो था ना एक खुशी होती थी। लेकिन अभी डर रहता है, अब वो चीज़ नहीं है। मैं तो ये समझूंगा कि अभी बहुत हमारी सरकार को भी सबको ये सोचना देखना चाहिए कि थोड़े हालात सब जगह जब चेंज हो रहे हैं तो वहाँ भी कुछ चेंज किया जाए। सनोज जी, एक पार्ट में तो बंगाल को पूरा जो कुछ भी हुआ दिखाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। उम्मीद करें कि दूसरा भी हाँ, आएगा, तीसरा भी आएगा। बिल्कुल आएगा। और मैं अगले पार्ट की तैयारी में भी लगा हूँ, जल्द ही उसकी घोषणा करूँगा। क्योंकि जो मुद्दा है, आपने जो कहा कि एक पार्ट में नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल सही बात कही आपने। और मैं अब एक मुद्दा उठाऊंगा इसका, संदेश खाली का, जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। और इंडिविजुअल वो एक ऐसी फिल्म, ऐसा सिनेमा बनेगा जिसमें ये है कि बंगाल और वहाँ की जो माताएं बहनें, उन्होंने अपने साथ कितना अत्याचार झेला, और फिर फाइनली जब उनके अंदर जागृति आई तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई। हालांकि आवाज़ उठाना वहाँ पर बहुत ही मुश्किल काम है। बंगाल के अंदर तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना मौत को दावत देना है। लेकिन जब आदमी एक्सट्रीम लेवल क्रॉस कर जाता है, मतलब एक सारी सीमाएं जब दर्द की पार हो जाती हैं, तो आदमी फिर इस लेवल पर आ जाता है कि अब जो भी हो देखा जाएगा। आर्य पार। तो वो आर्य पार वाली जो चीज़ है, उसको एक तरह से इंसान का एक संबल बनता है, एक हौसला बनता है उससे, और आदमी उससे फाइट करता है। वो वहाँ की महिलाओं ने, उनको सैल्यूट है जो इस बारे में खुलकर सामने आई कम से कम। और इतना बड़ा एक दर्दनाक हादसा जिस पर पूरा विश्व शर्मसार है, वो सामने आया। लेकिन वहाँ की सरकार आज भी उन लोगों का सपोर्ट कर रही है, पक्ष ले रही है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग हैं। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिन पर मैं अभी काम करूंगा, और लगातार काम होता रहेगा। ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं, ये चलता रहेगा जी। तो अभी कहाँ पर बंगाल डायरी देखी जाए, दर्शक कहाँ पहुँचे? दर्शक अभी सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। इस समय हमारी पिक्चर आज 5वें दिन है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, कि जितना भी ऑडियंस का जो एक आउटपुट आ रहा है, ऑडियंस जो फिल्म देख करके निकल रही है, और उसमें बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे मिले कि मुझे पकड़ कर रोने लगे लोग। और मैं, मतलब मेरे लिए बहुत भावुक क्षण था, क्योंकि 3 साल की मेहनत के बाद अगर इस तरह की कोई चीज़, अगर कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलता है या कोई फिल्म की तारीफ़ करता है, तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो एक ऑस्कर अवार्ड जैसा है। और फिल्म हमारी लगातार गति से आगे बढ़ रही। जो शुरुआत एक हुई थी नॉर्मल सी, अब बढ़ते बढ़ते थिएटर भी बढ़ रहे हैं, शोज़ भी बढ़ रहे हैं, और लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये एक्चुअल सिनेमा है। और ये सिनेमा ही नहीं, सिर्फ एक आंदोलन भी है, एक तरह का आंदोलन है। तो ये आंदोलन बढ़ता रहेगा, और आगे लगातार मेरे ख्याल से सबका आशीर्वाद रहेगा तो और अच्छा होगा रिस्पॉन्स। बिल्कुल। आपकी फिल्म को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरीके की आप फिल्में बनाते रहें। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यामिन जी आपका और सनोज जी आपका। तो द बंगाल डायरी के डायरेक्टर सनोज मिश्रा और एक्शन डायरेक्टर यामिन जी हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने बताया कि फिल्म किस मुद्दे पे और किस तरीके से बंगाल को लेकर चर्चा हुई। अब आप सबकी बारी है कि जाइए थिएटर, देखिए फिल्म, दीजिए अपनी राय यहाँ पर आकर कमेंट में, और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।